निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भारतीय जनता पार्टी। मंडल समितियों को एक्टिवेट करेगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने योजना बनाई। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है और भाजपा के सभी 1918 मंडलों में 16 पदाधिकारियों समेत 61 सदस्य हैं। कार्य समिति सशक्त की जाएगी, यह भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो निकाय चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने योजना बनाई है और मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा। निकाय चुनाव से पहले बूथ से लेकर मंडल स्तर तक की टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा। कुछ और बिंदु आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने यह योजना बनाई है, यह रणनीति बनाई है। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक इस टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है रूलिंग बीजेपी के द्वारा। और आपको बताएं कि भाजपा के सभी 1918 मंडलों में 16 पदाधिकारियों समेत 61 सदस्य हैं और कार्य समिति सशक्त की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 61 सदस्य समिति में क्षेत्र के सभी प्रमुख जातियों के लोग भी शामिल होंगे। मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ने की भी योजना है। एक बूथ पर 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे पार्टी के द्वारा और इस तरीके से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी, उनको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास होगा। मुख्तार की कस्टडी रिमांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी ही देर में मुख्तार की कस्टडी रिमांड पर फैसला सामने आ जाएगा। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने कस्टडी रिमांड पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। ईडी ने मुख्तार अंसारी की 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है। ईडी ने मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जी 50 मिनट तक आज पेशी हुई कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में ईडी की मुख्तार अंसारी की और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है, कस्टडी रिमांड मांगी है ताकि मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लेकिन अभी तक कोर्ट ने अपना फैसला सामने नहीं रखा है। अभी यह फैसला सुरक्षित है। कुछ इलीगल संपत्तियों के मसले में जो है ईडी ने जो है क्वेरी की थी, उससे उसी से रिलेटेड जो है 14 दिन के लिए रिमांड के लिए आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलाहाबाद की कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, जहां पे कोर्ट ने तमाम बातें सुनी, उनके वकीलों की सुनी और ईडी के वकीलों की सुनी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। आइए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी की पेशी के बारे में आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी से बहुत जल्द पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की तैयारी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। बहुत जल्द ये पूछताछ की जाएगी। रिमांड में लेकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने की तैयारी है। उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और बाहुबली मुख्तार अंसारी की कोर्ट में आज पेशी की गई। स्पेशल ईडी की कोर्ट के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया मुख्तार अंसारी को लगभग 50 मिनट तक के लिए और मुख्तार बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया था और उसके बाद ये पेशी की गई। आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताएं कि ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है क्या। दरअसल मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा दर्ज हुआ मुख्तार अंसारी के खिलाफ। नवंबर 2021 में मुख्तार अंसारी का बयान इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में दर्ज किया गया। बांदा जेल में जाकर ईडी ने बयान दर्ज किया था मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में जाकर। और आपको बताएं कि इसी मामले में अब्बास अंसारी जेल में बंद है। जी विधायक अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, इसी मामले में जेल में बंद है। मुख्तार का साला शर्जील भी इसी मामले में जेल में बंद है और इस मामले में अब्बास और शर्जील जेल में बंद है। उनसे भी कस्टडी रिमांड में लेकर ईडी ने पूछताछ की थी, उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में है। और आइए आपको और ताज़ा अपडेट मुहैया कराते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, कोर्ट का फैसला कब सामने आएगा और मुख्तार अंसारी कहाँ है इस वक्त? देखिए, आज सुबह 10:17 के करीब जो है वो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जज संतोष राय की
कोर्ट में पेश किया गया था और इस दौरान ईडी की तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई जिसमें मुख्तार अंसारी की 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई और उसके पीछे तमाम दलीलें दी गई कि जो पहले लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, चाहे मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी हो, सालासर झील रजा हो या सांसद भाई जो अफजाल अंसारी हैं, दूसरे लोग हैं, उन सभी के जो बयान दर्ज किए गए उन बयानों को वेरीफाई किया जाना जरूरी है, क्रॉस चेक किया जाना जरूरी है। इस वजह से मुख्तार अंसारी से पूछताछ किया जाना जरूरी है। इस आधार पर 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई। तकरीबन 50 मिनट के बाद यानी 11:10 के आसपास जो है वो यहाँ से कोर्ट से वापस ले जाया गया और अभी इस वक्त मुख्तार अंसारी ईडी के दफ्तर में है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर उसको रखा गया है और जो कोर्ट का फैसला है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट क्या फैसला देती है, ईडी की पूरी बात मानती है यानी 14 दिनों की कस्टडी रिमांड देती है या फिर उस दिन की जो संख्या है उसे कम कर देती है, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों के लिए पहले राउंड में कस्टडी में दिया जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाए जाते वक्त दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि आमतौर पर जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसके मुताबिक जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो जो आरोपी होता है उसका सामने रहना जरूरी होता है। तो अब सुरक्षा के मद्देनजर उसे ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा या जब अदालत का फैसला आएगा तो दोबारा मुख्तार अंसारी को लिया जाएगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद भाई। 1 घंटे के भीतर कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा ऐसी संभावना है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे मोहम्मद मोइन। अभी फिलहाल ईडी के सिविल लाइन्स के दफ्तर में रखा गया है मुख्तार अंसारी को और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है ईडी ने मुख्तार अंसारी की। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। दिल्ली में केसीआर के साथ अखिलेश यादव। जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से अखिलेश यादव की मुलाकात की खबर मिल रही है। केसीआर की पार्टी का दिल्ली में दफ्तर का उद्घाटन है और इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं अखिलेश यादव। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की तस्वीरें देखिए आप, लाइव फुटेज आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली से अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। आज तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसके अध्यक्ष हैं केसीआर और मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उसके दफ्तर का दिल्ली में उद्घाटन है और इस समारोह में इस वक्त मौजूद है अखिलेश यादव। इसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारियां देंगे हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी, वहीं पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से आज तेलंगाना का जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है तेलंगाना की, उसका आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लॉन्च किया जा रहा है और उसी के कारण है कि आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं। भारत राष्ट्र समिति के नाम दिया जा रहा है इसको, क्योंकि पहले अगर बात करें तो तेलंगाना में जिस तरीके से सरकार है केसीआर की, तो केसीआर ने अपनी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लॉन्च किया है। जिसमें अगर बात करें तो पहले जिस तरीके से टीआरएस नाम हुआ करता था पार्टी का तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो अब पार्टी का नाम कर दिया गया है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। और अब तेलंगाना से निकल के पूरी कोशिश है कि पूरे देश में एक विपक्ष के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि केसीआर है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार, ये सब संयुक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं और संयुक्त विपक्ष के साथ अब आगे बढ़ा जाएगा। अखिलेश यादव लगातार केसीआर के साथ रहे हैं, चाहे अगर बात करें तो पहले लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान की बात हो और विधानसभा चुनाव के दरमियान भी वो कई दफे केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं। तो आगे किस तरीके से केसीआर के साथ आगे बढ़ के विपक्ष को एक साथ लाया जाए, इसको लेकर के लगातार वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे। तो आज क्योंकि पार्टी का जो है यहाँ पे दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी था और पार्टी की अगर बात करें तो नामकरण भी नया किया गया है, तो इसी वजह से अखिलेश यादव भी लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो सरदार पटेल मार्ग पर टीआरएस का ऑफिस बनाया गया है भारत राष्ट्र समिति का, वहीं पे अखिलेश यादव मौजूद है और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी मौजूद है। तेलंगाना के सभी राज्यसभा लोकसभा सांसद भी साथ में मौजूद है और पार्टी का भी उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पे एक कार्यक्रम छोटा सा किया जाएगा, फिर इसके बाद अखिलेश यादव दोबारा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, ये जो केंद्र में चुनाव लड़ने की, जो लोकसभा चुनाव लड़ने की जो तैयारी है, उस संदर्भ में क्या कोई बातचीत अभी तक हुई है? क्योंकि अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी तो समारोह की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है। अविनाश, तो आज यहाँ पे किसी टीआरएस का जो नाम है वो बदला जा रहा है, पार्टी का बीआरएस किया जा रहा है और उसके साथ साथ अगर बात करें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन है। तो आज केवल इतने ही कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो भूमिका है वो 2024 के लिए ही बन रही है, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि संयुक्त विपक्ष के साथ पूरे देश में एक चुनाव लड़ा जाए
जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। और इसको लेकर के उन्होंने 2 दिन पहले लोकसभा में बयान भी दिया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि केंद्र में अगर मोदी सरकार को हराना है तो तमाम तरह विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। और यही कारण है कि अब लगातार जिस तरीके से वो केसीआर के यहाँ पे समर्थन ले रहे हैं, उसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं, और उसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी बड़े क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, उन तमाम तरह क्षेत्रीय दलों को एक करने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में अखिलेश यादव भी तमाम सारे विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अभी हाल ही में जिस तरीके से मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ है वहां की बात करें तो जेडीयू ने भी समर्थन दिया था अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को, और खुद जेडीयू के कई सारे नेता पहुंच के वहां पे प्रचार किए थे। तो लिहाजा अब विपक्ष यही चाहता है कि इस तरीके से जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक साथ लाया जाए और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए जिससे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। उसी कड़ी में अब अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनाश। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये दिल्ली की तस्वीरें। केसीआर यहाँ उद्घाटन समारोह में मुख्य भूमिका में है। अपने दल का नाम उन्होंने परिवर्तित कर लिया है। अब ये भारत राष्ट्र समिति है और नए दफ्तर का उद्घाटन समारोह और तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस अवसर पर जो पूजन कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री, और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में इसके समापन समारोह में शामिल होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। 16 दिसंबर को तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त वाराणसी में, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके समापन कार्यक्रम में 16 दिसंबर को शामिल होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। इस बीच में लगातार वहां पर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री शामिल हो रहे हैं अलग अलग अवसरों पर, लेकिन समापन समारोह में 16 दिसंबर को इसमें शिरकत करेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। और मेरठ निकाय चुनाव में आरएलडी का एक बड़ा प्लान सामने आ रहा है। 13 निकायों में से 7 पर आरएलडी ने अपना दावा ठोक दिया। 7 विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महासचिवों की अहम बैठक हुई है। 2 पूर्व सांसद नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और दावा किया है कि आरएलडी का कैंडिडेट मेरठ नगर निगम का चुनाव लड़े विपक्ष की ओर से। आइए आपको कुछ और तथ्य बताएं। बड़ा ऐलान आरएलडी का मेरठ निकाय चुनाव को लेकर। 13 निकायों में से 7 पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोका है। उत्साहित है खतौली की जीत के बाद से। 7 विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल थे। 2 पूर्व सांसद भी थे। नगर निकाय को लेकर पर्यवेक्षक कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दी है। मेरठ नगर निगम सीट पर आरएलडी ने दावा ठोका है। कहना है कि हमारा कैंडिडेट लड़ना चाहिए मेरठ नगर निगम का चुनाव। मवाना नगर पालिका भी आरएलडी उस पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है इस रिपोर्ट के जरिए, और 5 नगर पंचायत सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है राष्ट्रीय लोकदल। नगर पंचायत किठौर, दौराला, करनावल, हरा और खिवाई नगर पंचायत पर भी आरएलडी ने अपना दावा ठोक दिया है। बेहसुमा नगर पंचायत आसपा को लड़ा सकती है आरएलडी, ये भी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दी है इस कमेटी ने, जिसमें कौन कौन लोग मौजूद थे हमने आपको बताया। मुख्य दावा है मेरठ नगर निगम पर, यह मुख्य दावा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।